गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस कोरोना के टाइम में सभी ज़रूरी जो प्रोटेक्शंस हैं वो ले रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे, कहीं भी जाते टाइम सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्रोही और राज। ये है हमारा चैप्टर नंबर 11। हमारी ये बुक नंबर 3 में आ जाता है। और इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था उसका नाम था उपनिवेशवाद और देहात। हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई तो उन्होंने हमारे किसानों पे इतने ज़्यादा कर लगाए, हमारे जो घरेलू उद्योग थे वो भी नष्ट हो गए। जो जमींदार थे मुग़ल काल में उनकी अच्छी स्थिति थी, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने आते ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आते ही उन्हें सिर्फ एक टैक्स जमा करने वाला इंसान बना दिया था। उससे ज़्यादा उनकी जितनी पावर्स थी वो सब ले ली गई थी। ना वो अपनी सेना रख पाते थे, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म्स रह गए थे। और एक तरीके से जो जमींदार थे अब वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्स जमा करता बन गए थे। जो उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, मुग़ल राजा या और जो भी इंडिया के राजा थे, उनके साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि करी और उनकी पावर्स को भी ख़त्म कर दिया था। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे भारत में सभी लोग असंतुष्ट थे, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो राजा हो या सैनिक हों। सैनिकों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। और जब बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है? विद्रोह होता है। तो आपका ये चैप्टर विद्रोही और राज उसी विद्रोह को के बारे में बता रहा है जो कि 1857 में जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी उसके विरोध में स्टार्ट हुआ था। इसमें हम ये विद्रोह किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से फैला और उस टाइम पे लोगों के मनोस्थिति क्या थी और किस कारण से ये असफल हुआ, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया इस विद्रोह के होने का कारण क्या था। वो कारण था भारत में असंतोष होना। चाहे कोई भी वर्ग हो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों से, उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थे और इसी कारण विद्रोह होने ही होना था। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी के किनारे एक मीटिंग हुई थी जिसमें झांसी की रानी और नाना साहब, ये सारे के सारे नेता मिले थे और इन्होंने डिसाइड किया था कि 31 मई को 1857 को एक क्रांति करेंगे। लेकिन ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी 10 मई 1857 को। ठीक है ना। अब समय से पहले कोई भी काम जब स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो काम ठीक नहीं होगा ना। हम कुछ सोचते हैं कि हम इस तारीख को काम करेंगे, पूरी प्लानिंग करते हैं, पता चले वो काम 31 मई की जगह 10 मई को स्टार्ट हो जाए, 20 दिन पहले लगभग, तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो एक इसका बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ये समय से पहले जो विद्रोह था वो स्टार्ट हो गया था। अब क्या कारण था, तात्कालिक कारण क्या था कि जिसकी वजह से विद्रोह स्टार्ट हो गया था? देखिए, उस टाइम पे क्या था, जो भारतीय सेना थी उनको एक राइफ़ल दी गई थी, एनफील्ड राइफ़ल। ये बात है बैरकपुर छावनी की। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, उसके ऊपर एक फ़िल्म भी आई थी, आमिर खान था और काफ़ी चली थी। ठीक है। मंगल पांडे कौन था? एक पंडित था, ये सेना में काम करता था, सैनिक था ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में। और उस टाइम पे एक नई राइफ़ल आई थी जिसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड में जो था
जो थे वो किसके बने हुए थे, उस पर ऐसा सुनने में आया था कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जो कि सैनिकों को मुंह से खींचनी पड़ती थी। अब देखिए, जो वहाँ की सैनिक में भारतीय लोग थे वो या तो हिंदू धर्म से संबंधित थे या मुस्लिम धर्म से। अब गाय और सूअर की चर्बी को मुंह से वाले कारतूस को मुंह से खींचना, ये दोनों के ही धर्म के विरुद्ध था। तो ये जो एनफील्ड राइफल थी, उसके बारे में जब मंगल पांडे को पता चला, पहले तो उसने नहीं माना, लेकिन बाद में जिसने उसे बताया था वो उसको उसकी फैक्ट्री ले गया, देखा कि हाँ ये गाय और सूअर की चर्बी से बन रहे हैं। तो ये सुनने में आता है कि वो इससे उसे बहुत ही गुस्सा आया। वो छावनी में आया, वहाँ पे 2 ऑफिसर्स थे, और ये घटना है 29 मार्च 1857 की। और गुस्से में उसने लेके उन पे गोली दाग दी। जो ये राइफ़ल थी थोड़ी मुश्किल से चलती थी, गोली लगाओ उसके बाद खींचो, उसके बाद चलाओ। तो एक ऑफिसर जो था उसकी तो वहीं पे ही मृत्यु हो गई थी। एक जो था वो बच गया था, तो बाद में उसको भी इसने मारा था, मंगल पांडे ने। तो उस टाइम पे इसको पकड़ लिया गया। अच्छा, अब जब मंगल पांडे को पकड़ लिया गया तो 8 अप्रैल 1857 के दिन उसको फांसी की सज़ा मिल गई। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी मिली तो अचानक ही विद्रोह जो था वो स्टार्ट हो गया। ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये सबसे पहले मेरठ की छावनी में स्टार्ट हुआ। मेरठ में जो सैनिकों की छावनी थी वहाँ से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे नहीं, एकदम ही, ठीक है, काफ़ी तेज़ स्पीड से ये सब जगह आसपास फैलता चला गया। तो ये विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 अप्रैल को, और मंगल पांडे को फांसी कब मिली थी? 8 अप्रैल को। अब जब ये विद्रोह स्टार्ट हो गया 10 अप्रैल को, तो अब जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे कि इसका जो कोई ना कोई इसका नेता होना चाहिए। कोई भी विद्रोह होता है तो उसके लिए कोई ना कोई नेता होना ज़रूरी होता है। तो उसका नेतृत्व करवाने के लिए वो सब के सब कहाँ की तरफ चल पड़े? दिल्ली की तरफ। आपको पता है मेरठ और दिल्ली में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो ये सब के सब कहाँ चल दिए? मेरठ से दिल्ली की तरफ। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो विद्रोह है उसको कोई नेतृत्व करने वाला मिले, ताकि उसके नाम से वो विद्रोह चल सके। बिना नेतृत्व और संगठन के अंग्रेज़ों से लोहा लेना जो था बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए आवश्यक था कि विद्रोहियों को किसी के नेतृत्व में और संगठित होकर लड़ा जाए। इसी उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से आग्रह किया। सबसे पहले मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह से नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। तो ये सारे के सारे विद्रोही दिल्ली पहुंच गए, और किससे इन्होंने आग्रह किया था? बहादुर शाह जफ़र से। बहादुर शाह जफ़र कौन था? ये मुग़ल वंश का अंतिम शासक था। उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने जो बहादुर शाह जफ़र था उसकी सारी पावर्स ले रखी थी। वो नाम का ही शासक था, उसे पेंशन मिलती थी, और बादशाह की तरह का अपना हुक्म चलाते हुए तो उसे बहुत ही टाइम हो गया था, क्योंकि अब वो सिर्फ नाम का ही शासक था। तो ये जब पूरे का पूरा जत्था विद्रोहियों का अचानक ही उसके दरबार में, उसके महल में पहुंच गया, कुछ पूछा नहीं ताछा नहीं, सबके सब अंदर पहुंच गए, तो वो घबरा गया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा होना हर कोई जानता था, कोई आसान काम नहीं था, और ऐसे में मृत्यु निश्चित थी। लेकिन इतने सारे लोग जब एक साथ उसके सामने आ गए तो घबरा के, और इसी प्रेशर में उसे इस चीज़ को मानना पड़ा। और इस तरीके से इस विद्रोह का नेतृत्व अब कौन कर रहे थे दिल्ली से? बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल वंश के सबसे अंतिम बादशाह हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी जगह थी, जैसे कानपुर में पेशवा बाजीराव, उनसे कहा गया, उन्होंने नेतृत्व संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला।
बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, उन्होंने संभाला। अवध में नवाब बिरजिस अली शाह, ठीक है, और लखनऊ में बिरजिस कद्र, इन सबको जो विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित कर दिया। अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारा विद्रोह का ढर्रा, ठीक है, कि ये विद्रोह जो था किस तरीके से फैला, तो देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। विद्रोह जब भी शुरू होता था इसकी शुरुआत बिगुल बजाकर या तोप का गोला दागकर इस तरीके से की जाती थी। और विद्रोहियों ने सबसे पहले किस पे कब्जा किया था? शस्त्रागार पे कब्जा किया। फिर उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। उसके बाद वो उन्होंने जेल जो थे और टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, सरकारी बंगले, सरकारी इमारत, इन सब पे हमला किया और सब कुछ वो जलाते चले गए। अंग्रेज़ों से संबंधित हर एक चीज़, हर शख्स को उन्होंने अपना निशाना बनाया। हिंदू और मुस्लिम जो थे इस विद्रोह में एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, मतलब दोनों ही विद्रोह कर रहे थे। और ये जो जलाने फुला वगैरह का काम था सब दोनों मिलके कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान। और इसके बाद जितनी भी इनकी रिटन मटेरियल होता था, जिन्हें अपीलें कहा जाता था, वो हिंदी और उर्दू इसी में दोनों ही भाषाओं में जारी की जाती थी ताकि आपस में एकता बनी रहे। और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि खाली अंग्रेज़ों को ही लूटा, उन्होंने जो अमीर आदमी थे, साहूकार थे, उनको भी, उनके भी बंगलों को लूटा और उनको भी अपना निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते थे कि ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं। इस विद्रोह में खाली सैनिक ही नहीं, सारे आम आदमी भी शामिल हो गए और इस तरीके से ये विद्रोह जल्दी ही चौतरफा विद्रोह बन गया, मतलब ये हर तरफ फैल गया और ये धीरे धीरे एक से दूसरे शहर फैलता ही चला गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इसके बाद इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप अभी तक जो फ़ोटो आए हैं वो आप देख लीजिए। ये कौन है? बहादुर शाह जफ़र, जो मैंने आपको बताया। बहादुर शाह मुग़ल वंश के अंतिम शासक थे। जब विद्रोही उनके पास पहुँचे उस टाइम पे वो 82 ईयर्स के थे, बहुत ही वृद्ध थे और विद्रोहियों को देख के एक बार तो घबरा गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे लिखा है ना, सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, क्योंकि कोई उनके पास चारा ही नहीं था। जब इतने सारे विद्रोही घुस गए थे उनके जो किला था उसमें, तो इस बात को मान लिया था और इस तरह से ये जो विद्रोह था उसने एक वैधता हासिल कर ली थी। अच्छा, ये वाला फ़ोटो देखिए, इसमें क्या है? ये लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटे हैं। इसमें सिपाही तो है ही, साथ में आम लोग भी उनके साथ आ गए, क्योंकि ये स्टार्ट तो हुई थी किससे? सैनिक छावनी से, मेरठ से। सारे सैनिक जो थे उन्होंने विद्रोह किया था सबसे पहले, धीरे धीरे सभी लोग उसमें जुड़ते चले गए थे और फिर वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में आके उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से नेतृत्व करने की मांग की थी और वो जो था बहादुर शाह जफ़र को उसको मानना पड़ा था और इस तरह से जो उनका विद्रोह था उसका नेतृत्व अब बहादुर शाह जफ़र कर रहे थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। बाकी का हम कल पढ़ेंगे।